क्राइम की आवाज कहानी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिसको शादी के 17-18 वर्ष बाद भी लत होती है पराये मर्दों की। ऐसी लत जिसने भरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। यह कहानी है योगेश बत्रा हत्याकांड। हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक कस्बा होता जगाधरी, उसके सेक्टर 17 हुड्डा के अंदर एक शानदार कोठी है जहां पे बत्रा परिवार रहता है, जिसमें 4 लोग होते हैं, योगेश बत्रा, प्रियंका बत्रा और उनके 2 बच्चे। योगेश बत्रा के माँ बाप जो है वो रहते हैं उत्तराखंड के उधम नगर जिले के खटीमा नाम की एक जगह होती है। वहां पे बत्रा परिवार बहुत शानदार प्रोग्रेस कर रहा था, दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत शानो शौकत की जिंदगी जी रहा था और सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था। योगेश बत्रा की अपने प्लाईवुड की बहुत शानदार फैक्ट्री थी और वे बहुत सारे प्लाईवुड से जुड़े हुए और अन्य तरह के व्यापार थे। दिन आता है 28 मई 2016 का। हर रोज की तरह सुबह सुबह का समय था, लगभग 5 बजने वाले थे और सूर्योदय होने का समय था। पक्षियों की चहचहाट चारों तरफ फैल रही थी और एक सुगंध करने वाली जो सुबह की सुनहरी हवा होती है वो चारों तरफ चल रही थी। रोजमर्रा की तरह ये योगेश बत्रा का भी उठने का समय था। योगेश बत्रा और प्रियंका बत्रा दोनों अपने बंगले के ग्राउंड फ्लोर पे सोते थे और उनकी जो बेटी है जिसका नाम ख्वाहिश है, और ख्वाहिश जो है वो अपने बंगले के या अपनी कोठी के हम कहें फर्स्ट फ्लोर पे उसका कमरा होता है, वो वहां पे सोती थी। बेटा उसका बाहर पड़ता था देहरादून। सारा परिवार सुख शांति से चल रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह होती है रोजमर्रा की तरह प्रियंका बत्रा जो है वो योगेश बत्रा को उठाती है, लेकिन जैसे वो उठाने के लिए प्रयास करती है तो कोई भी हलचल उसके शरीर में नहीं होती है। फिर वो दोबारा प्रयास करती है तो पता चलता है कि योगेश बत्रा दोबारा बोलने के बाद भी ना हिल रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं, ना उठ रहे हैं। होता क्या है कि वो उनके सांसों को चेक करती है तो पता चलता है कि उनकी सांस बंद है। वो तुरंत अपनी बेटी को आवाज लगाती है और रोना पीटना शुरू कर देती है। रिश्तेदारों को फोन किया जाता है, आनंद फानंद में अगल बगल वालों को भी बताया जाता है और प्रियंका बत्रा जो है देखती है कि अब उसके पति दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी जो है मौत हो गई है। अब होता क्या है कि उसको लेकर के प्रियंका बत्रा के माँ बाप भी नजदीक ही रहते थे, वो आ जाते हैं और हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहां पे डॉक्टर जो है योगेश बत्रा को मृत घोषित कर देते हैं। प्रियंका बत्रा बताती है अपने पिताजी को, जो कि पैसे से एक डॉक्टर थे, कि रात में लगभग 11-12 बजे जो है नींद के अंदर योगेश बत्रा थे और उनको घबराहट महसूस हुई और बेचैनी हुई और उन्होंने जो है ना मुझे उठाया तो मैंने देखा कि उनको पसीना आया हुआ था और घबराहट उनको थी। हो सकता है कोई सपना वगैरह उन्होंने देखा हो। मैंने उनको पानी दिया लेकिन वो थोड़े नॉर्मल हो गए। नॉर्मल होने के बाद वो सो गए। हो सकता है कि दोबारा इस तरह की कोई घटना हुई और उनको साइलेंट हार्ट अटैक आया हो। अब वो डॉक्टर थे पेशे से, तो उनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स मालूम थे और हार्ट अटैक में भी कुछ इस तरह का कई बार मरीजों को हो जाता है। तो उनको भी यकीन हो गया कि जो है रात में सोते समय योगेश बत्रा को हार्ट अटैक आ गया, जो कि मात्र 42 वर्ष की उनकी आयु थी और उनकी डेथ हो गई। अब वो सभी लोग जो है डेड बॉडी को घर पे ले आते हैं। उधर योगेश बत्रा के माँ बाप को भी फोन कर दिया जाता है, वो भी खटीमा से उत्तराखंड से जो है यमुनानगर जगाधरी के लिए निकल लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही वो लोग आते हैं सभी लोगों को एक क्लियर हो गया है कि भाई हार्ट अटैक से योगेश बत्रा की मौत होगी। पूरे परिवार में मातम छा जाता है और मानो कि दुखों का पहाड़ टूट गया हो पूरे परिवार पे। सब रोना पीटना शुरू कर देते हैं। योगेश बत्रा के माँ बाप भी आ जाते हैं और आने के बाद जो है विधि विधान से उसका क्रियाक्रम कर देते हैं, यानी उसका दाह संस्कार कर देते हैं। अब होता क्या है, हर रोज रिश्तेदारों का, जानकारों का, मिलनसारों का, जिसको भी पता चलता है बत्रा परिवार के बारे में, क्योंकि बहुत रसूखदार परिवार था और नामी ग्रामी परिवार था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि प्लाईवुड से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। प्लाईवुड फैक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी भी काम करते थे। तो कई दिन तक लोगों का तांता लगा रहा, आने जाने वालों का सब चल ही रहा था। प्रियंका बत्रा बहुत दुखी थे अपने पति की मौत से और उसके माँ बाप भी बहुत परेशान थे। योगेश के माँ बाप को लगता है कि प्रियंका बहुत अकेली हो गई है, बहुत दुखी इसमें ये है, इसलिए वो भी जो है खटीमा से यहीं रहने का मन बना लेते हैं। और जैसे ही 13वीं होती है, क्रियाक्रम होता है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, सब लोग नॉर्मल होने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे जो है 2-4-5 दिन के अंदर ही परिवार में बदलाव आना शुरू हो जाता है।
और 10-15 दिन के अंदर ही ऐसा होता है कि प्रियंका जो है वो दौड़ दौड़ के सारे बिजनेस को संभाल लेती है और फॉर्मेलिटीज पूरी करके जितना भी योगेश बत्रा का कारोबार था वो सब अपने नाम करा लेती है। अब इस तरह से जो था, उनके सास ससुर को भी किसी तरह का कोई संशय नहीं हुआ, कोई बात ऐसी महसूस नहीं हुई कि भाई जो सोचने वाली हो, उनको भी ठीक लगे कि भाई कम से कम जो है प्रियंका समझदार है और हो सकता है कि ये इतनी मेहनत इसलिए कर रही हो कि इसका ध्यान पलट जाएगा, थोड़ा सा ये काम में रहेगी तो व्यस्त रहेगी, क्योंकि ये भी बहुत दुखी है योगेश की मृत्यु से। और 77-78 साल उनके जो है माँ बाप की उम्र होती है, तो इस उम्र में वो कारोबार संभालने लायक भी नहीं थी, इसलिए और कोई कारोबार संभालने वाला भी नहीं था। 2-4-5 दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। जब 10-15-20 दिन हो गए तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि बहू जो थी प्रियंका बत्रा, उसके स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो जाता है और प्रियंका धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू कर देती है कि योगेश के माँ बाप जो खटीमा से यहाँ आए थे, ये कब वापिस उत्तराखंड जाएं और यहाँ से इनको चले जाना चाहिए। धीरे धीरे वो जो है अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर देती है और वो हर रोज जिम जाती थी, वो जिम जाना शुरू कर देती है। शुरुआत में योगेश के माँ बाप को ये थोड़ा सा अटपटा तो लगा कि इतने दुख में से एकदम जिम जाना बहू का, और ऐसे थोड़ा सा व्यवहार में आया हुआ बदलाव। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये अपना अकेलापन या अपना दुख बांटने के लिए जिम जाती हो। लेकिन कुछ ही दिन आगे बढ़े थे, उसके व्यवहार में दिन प्रतिदिन बदलाव आता जा रहा था। उधर जो योगेश की माँ थी वो पीड़ित हो रही थी अपने बेटे की मृत्यु को लेकर बार बार, और परेशान हो रही थी पीड़ित के साथ साथ में। वो हर रोज अपने पति को बोलती थी कि मुझे नहीं लगता कि योगेश की मौत कोई नॉर्मल मौत होगी, क्योंकि हमारा बेटा खान पान का बहुत ध्यान रखता था, हर रोज एक्सरसाइज करता था, व्यायाम करता था, कोई एक्स्ट्रा फैट भी नहीं थी, किसी तरह के सिम्टम भी कभी रहे नहीं उसको हार्ट अटैक के, और हार्ट संबंधित बीमारियों की कोई स्थिति भी उसके जो है शरीर की नहीं रही है। लेकिन उसकी बातों पे सब लोग इसलिए कम ध्यान दे रहे थे क्योंकि माँ तो हमेशा माँ ही होती है, और माँ का जो होता है वो बच्चों को लेके सेंसिटिविटी होती भी है। लेकिन अचानक आए प्रियंका के जो बदलाव थे वो उस परिवार को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ ही दिन और आगे बीतते थे, प्रियंका नॉर्मल से भी एक्स्ट्रा हो गई। जिम जाना, दोस्तों के साथ हंसना खेलना, फोनों पे जोर जोर से ठाके लगा करके हंसना, बात करना, और पूरे दिन वो इधर से उधर फोनों पे भी व्यस्त रहती थी। ये बात सुनने के बाद योगेश के पिता भी पीड़ित होने शुरू हो गए कि मुझे नहीं लगता कि हमारी बहू को जो है कहीं पे भी योगेश की मौत का जो है वो दुख है। उधर एक दिन सुबह सुबह योगेश की माँ उठ करके बोलती है कि मुझे आज बहुत बुरा सपना आया है, मेरा बेटा मुझे सपने में दिखाई दिया योगेश, और योगेश मुझे कह रहा है कि माँ मुझे गुंडे मार रहे हैं, मुझे बचा लो, और वो जो है जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसलिए मैं नहीं मानती कि मेरा बच्चा नॉर्मल मौत से मरा है। अब ये जो सारी बातें योगेश के पिताजी देखते हैं तो उसको भी बड़ा अटपटा लगता है, और योगेश के पिताजी जो है वो 28 मई 2016 की ये घटना थी। लगभग 15-20 दिन के बाद पुलिस में जाते हैं और पुलिस में जाकर के बताते हैं कि मेरे बेटे की ऐसे ऐसे मौत हुई है, जो हार्ट अटैक से हमारी बहू कह रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको हार्ट अटैक आया होगा, हमारे बच्चे की ऐसी कोई हिस्ट्री रही नहीं है जो हार्ट संबंधित बीमारियां की हो। पुलिस वाले कहने लगे कि ठीक है, आप पोस्टमार्टम वगैरह होगा, उसकी रिपोर्ट हुई होगी, कुछ वो दिखा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम तो नहीं है। अब पुलिस वाले कहने लगे कि देखिए बॉडी यहाँ पे है नहीं, पोस्टमार्टम है नहीं, और ऐसा कोई सबूत नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब योगेश के पिता को समझ आ गया कि भाई जो है पुलिस अपना पैर पीछे खींच चुकी है, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हर रोज प्रियंका जो उनकी बहू थी उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा था, और अब उसने योगेश के माँ बाप को चिल्लाना और भगाना भी शुरू कर दिया था, और उसको वो फूटी आंख भी अब नहीं सुहाते थे। उसको लगता था कि ये कब यहाँ से जाएं और मैं यहाँ पे स्वतंत्र होकर अपने घर में रहूं। अब योगेश के पिता क्या करते हैं, उनको ज्ञान था, उनको मालूम था कि कुछ डिटेक्टिव एजेंसीज काम करती हैं जो जासूसी का काम करती हैं, तो वो डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करते हैं और जासूसों को ये काम सौंपते हैं कि वो ये पता लगाएं कि मेरे बच्चे की मौत नॉर्मल थी या एबनॉर्मल थी। ये इत्तेफाक कहें, सौभाग्य कहें, या अच्छी डिटेक्टिव एजेंसी का पाना कहें, या उनका एक मेहनत का फल कहें, उनको एक शानदार जासूस एजेंसी हाथ लगती है जो धीरे धीरे प्रियंका की पूरी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देती है।
उधर जब प्रियंका जिम जाती है तो वो जिम में भी जासूसी करना शुरू कर देते हैं। और अचानक क्या होता है, 23 जुलाई 2016 को प्रियंका जो है वो चंडीगढ़ किसी फंक्शन का नाम लेकर के घर से निकल जाती है और अपनी बेटी ख्वाहिश को भी साथ ले जाती है। अब जो जासूस होते हैं वो उसका पीछा करते हैं और जहां वो पहुंची थी वहां पे भी वो पहुंच जाते हैं। अब वहां होता क्या है कि वो एक शानदार पार्टी में जाती है, वहां बहुत सारा डांस करती है, ढेरों फोटोग्राफ्स खिंचवाती है और एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो लगभग उससे उम्र में एक आध साल छोटा था और बड़ा हैंडसम था, जिसके साथ उसका मिलने का जो तरीका था वो नॉर्मल नहीं था बल्कि एबनॉर्मल था। उसके साथ बात करना, फोटो खिंचाना, वहां पे जासूस बहुत सारे फोटो क्लिक कर लेते हैं। और यही नहीं, जासूस जो है जहां पे ये फंक्शन था उस ऑर्गेनाइजर से मिलके कुछ सेटिंग करके और भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स उनके पास आ गए, बहुत सारे रिकॉर्डिंग आ गई और बहुत सारी चीजों का उनको पता चल गया। वो योगेश के पापा के पास आकर के वो सारी चीजें दे देते हैं। अब जैसे ही योगेश के पापा वो फोटोग्राफ देखते हैं जिसमें उसकी पोती यानी उसके बेटे की जो बिटिया थी ख्वाहिश, वो और प्रियंका और एक तीसरा व्यक्ति जो होता है, जो रोहित नाम का व्यक्ति होता है, वो जिम ट्रेनर होता है जिसके पास जिम करने के लिए प्रियंका जाती थी, उसको देख करके रोहित के माँ योगेश के माँ बाप पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि ये व्यक्ति तो हमारे पास घर में बहुत बार आता है। अब यहाँ आकर के उनको समझ आ गया कि दरअसल कुछ दाढ़ में काढ़ा है और अब बहुत सारी चीजें भी उनके पास हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, योगेश के पापा उसको लेकर के पुलिस थाने चले जाते हैं और यमुनानगर के एसपी साहब से मिलते हैं, जिसको बताते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ है और ये मौत जो है मेरे बेटे की नॉर्मल मौत नहीं है। अब पुलिस जो है पहली बार इस केस में संदिग्ध लोगों पे 14 सितंबर 2016 को एफआईआर दर्ज कर लेती है और संदिग्ध यानी एक संदेह के आधार पे प्रियंका और योगेश को उठा लेती है, सॉरी रोहित को उठा लेती है जो जिम ट्रेनर होता है। लेकिन पूछताछ करने के बाद पुलिस कुछ दिन के बाद पुलिस को कुछ वो स्पष्ट नहीं बताते, कुछ हाथ नहीं लगता है, तो पुलिस उनको छोड़ देती है और 12 अक्टूबर 2016 को यानी लगभग एक महीने के आसपास का समय के बाद पुलिस उनको हरी झंडी दे देती है। अब ये व्यवहार देख करके पुलिस का योगेश के पापा को और गहरा सदमा लगता है और वो चिंता में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है और उसको लगता है कि शायद मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पुलिस जो है कुछ कर नहीं रही है और पुलिस ने भी इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन जो डिटेक्टिव एजेंसी उन्होंने हायर की थी, जो जासूस थे, वो बहुत ही तेज तर्रार थे। अब वो क्या करते हैं, वो कहीं सेटिंग करके कॉल डिटेल निकाल लेते हैं 28 मई 2016 की, यानी जिस दिन योगेश की डेथ होती है उस दिन की। उसमें कुछ एबनॉर्मल चीजें होती हैं। 40 बार योगेश और प्रियंका की उन 2-2.5 घंटे में यानी रात के लगभग 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक 40 बार बात होती है। और यही नहीं, जब उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है जासूसों द्वारा तो पता चलता है कि वो योगेश के ही घर की लोकेशन आ रही है, यानी रोहित भी उसी दिन वहां पे था। तो ये भी एक बड़ा अटपटा था कि एक ही घर में होते हुए 40-45 बार यानी 40 बार से भी ज्यादा बार फोन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब सीडीआर हो जाती है, कॉल डिटेल्स हो जाती है, कॉल की लोकेशंस हो जाती है, बहुत सारे सबूत हो जाते हैं। ये सारे सबूत लेकर के योगेश के पिता जो है हरियाणा के डीजीपी से मिलते हैं। जब डीजीपी साहब के सामने वो सारी कहानी बयान करते हैं और सारी घटनाक्रम को बताते हैं तो डीजीपी साहब को गुस्सा भी आता है और शर्मिंदगी भी महसूस होती है, क्योंकि पुलिस की करतूतों के ऊपर, पुलिस के कारनामे के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आता है और शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसे एक 77 साल का व्यक्ति अपने बेटे की मौत को लेकर के सारे सबूत लेकर फिर रहा है और मेरी पुलिस जो है वो नकारा और नंगा प्रदर्शन कर रही है कि कुछ भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये कार्रवाई जरूर करती है, ऐसा नहीं है। आजकल सुनवाई होती है और जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं हर चीज को संजीदगी से लेती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। डीजीपी साहब बगैर किसी को बताएं एक जांच कमेटी गठित करते हैं एसपी साहब करनाल के नेतृत्व में, और एसपी साहब एक एसआईटी गठित करके इसमें तय तरीके से जांच करना शुरू कर देते हैं। यानी एसपी करनाल को जांच दे दी और एसपी करनाल ने एसआईटी गठित कर दी। सबसे पहले वो
कॉल डिटेल्स निकालते हैं। अब ऑफिशियली रिकॉर्ड आ जाता है कि 40-45 बार उसी दिन योगेश और प्रियंका में बात हुई। और यही नहीं, वो दोनों की लोकेशन भी योगेश के घर की आती है। और यही नहीं, जब वो पूरी डिटेल निकालते हैं तो पता चला कि एक फर्जी आईडी पे लिया हुआ सिम भी मोबाइल में डाला गया है और उस पर भी कुछ बात की गई है बाहर के लोगों से। पुलिस जो है इस मामले में तह तक जाती है और पुलिस को संशय हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा दाढ़ में काला नहीं बल्कि पूरी दाढ़ ही काली है। और 21 मार्च 2017 को पुलिस दोबारा उठा लेती है रोहित, जो जिम ट्रेनर था, उसको। अच्छी सी खातिरदारी करने के बाद वो टूट जाता है। यानी पुलिस ने जब उसकी बढ़िया रिपेयरिंग की तो समझ आ गया कि अब तेरी बात जो है आगे नहीं बनने वाली है, और वो टूट जाता है और पुलिस को सारी कहानी बताना शुरू कर देता है। उसकी कहानी के बिहाफ पे पुलिस जो है 22 मार्च को, 22 मार्च को, यानी 21 मार्च को उसको उठाती है, 22 मार्च को जो है प्रियंका उठा देती है। और प्रियंका को उठा करके दोनों का जब आमना सामना कराती है तो प्रियंका भी टूट जाती है। प्रियंका ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है और हर किसी को हैरात में डालने वाली है। एक करोड़पति परिवार की बहू, जिसके लिए शानो शौकत, सुख सुविधा, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों खरबों की जायदाद, सब कुछ उसकी थी, और कैसे वो एक घटना को अंजाम देती है। दरअसल होता क्या है, प्रियंका का जन्म जो है, प्रियंका का जो वजन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और प्रियंका बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी अपने टाइम की, और 2015 में वो जिम ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो पहले मिस खालसा और मिस दिल्ली भी रही है, इसलिए सुंदर लगना, सुंदर दिखना उसका शौक था। वो 2015 में जिम ज्वाइन करते हैं, और जिम जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर के रूप में रोहित से होती है, जिससे कुछ दिन बात करने के बाद वो आकर्षित हो जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की पहले बात होती है और फिर दोनों में लव, और फिर जो है प्यार कब परवान चढ़ना शुरू होगा और कब वो आगे लिमिट क्रॉस करके शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। अब होता क्या है, योगेश अपने कारोबार के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में कभी शहर में और कभी शहर से बाहर रहता है। अब 17-18 साल से भी ज्यादा समय हो जाता है शादी हुए, तो प्रियंका को एक एक गतिविधि, एक एक उसकी आदत का पता था, कब कहाँ जाएगा। तो प्रियंका हर रोज जिम ट्रेनर को अपने घर बुलाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और दोनों जो है एक हैबिचुअल हो जाते हैं एक दूसरे के। समय बीतता जा ही रहा था कि एक दिन अचानक जनवरी 2016 को योगेश किसी काम से घर पे आ जाता है, और उस समय योगेश के मोबाइल की बैटरी नहीं थी, इसलिए उसने फोन प्रियंका को किया नहीं, और प्रियंका ने भी उसको फोन किया होगा तो वो इसलिए नहीं उसका फोन मिल पाया क्योंकि उसका फोन काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो प्रियंका को कभी किसी का डर होता नहीं था, वही मालकिन थी, सब कुछ उसी के पास था। तो वो इत्तेफाक से जो है आपत्तिजनक अवस्था में उसको मिल जाती है, जिस पे योगेश को बहुत गुस्सा आता है। और जब योगेश इस तरह की चीज देखता है तो दोनों उस समय हाथ जोड़ लेते हैं और माफी मांग लेते हैं और दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए मना कर देते हैं कि कभी भी ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन अक्सर दोनों को आदत थी एक दूसरे की, और प्रियंका को लत हो चुकी थी प्राय मर्दों की, तो इसलिए वो क्या करती थी, कुछ दिन तो वो नॉर्मल रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने उसी को कंट्रोल करना शुरू किया और दबाव बनाना शुरू किया योगेश को कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और आपको फंसा दूंगी, आपका नाम लिखा दूंगी। इस तरीके से वो उसी को ब्लैकमेल करने लगी। अब देर सवेर नहीं बल्कि कई बार वो खुले तरीके से उसको अपने पास बुलाती और निजता को, गलत कृत्यों को वो जो है अंजाम देती चली जा रही थी। अब दिन प्रतिदिन योगेश का विरोध बढ़ता जा रहा था। उधर जो है प्रियंका ये कर सकती थी कि इस मामले में योगेश को तलाक देकर के वो उसके साथ शादी कर सकती थी, रोहित के साथ। लेकिन यहां मामला दूसरा था। योगेश की खुद की जिंदगी ही उदारी से कट रही थी। वो खुद ही लोगों से पैसे लेकर के जिंदगी जी रहा था। उसके पास देने लेने के लिए प्रियंका को कुछ था नहीं, और प्रियंका जो है अरबापति, करबापति और करोड़पति अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो योगेश को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और वो उसकी इतनी आदी हो चुकी थी कि 32-35 लाख रुपए की जब रोहित का जन्मदिन आता है तो वो उसको गाड़ी गिफ्ट करती है, यानी उसके पीछे अंधी पागल थी। अब होता क्या है, वो योगेश को ही रास्ते से हटाने का मन बना लेते हैं और प्लान करते हैं कि क्यों ना इसका मर्डर कर दिया जाए। इसमें योगेश जो है 2 सुपारी किलरों को हायर करता है, जिसमें एक का नाम सोनू होता है, दूसरे का नाम सतीश होता है। सोनू जो होता है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करता है, उसको कुछ दवाइयों का, कुछ इंजेक्शन का ज्ञान होता है,
और प्लानिंग चारों लोग ये प्लानिंग करते हैं कि इंजेक्शन देके पहले किसी दिन योगेश को बेहोश किया जाएगा और फिर जो है उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसी योजना के अनुसार 28 मई 2016 को रात के 10 बजे योगेश जब अपने घर आने वाला होता है तो प्रियंका जो है अपनी इनोवा गाड़ी लेकर के बस स्टैंड जगाधरी चली जाती है और तीनों लोगों को यानी सोनू, सतीश और रोहित को बैठा लाती है और गाड़ी को बाहर खड़ा कर देती है और प्लान करते हैं कि जैसे ही योगेश सो जाएगा तो मैं घर का पिछला दरवाजा खोल दूंगी और आप चुपके से आ जाना, फिर उनको बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे और फिर उनका मर्डर करके कहीं उसको डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। होता भी ऐसा ही है, योगेश सो जाता है और जैसे ही वो सोता है तो वो प्लान के अनुसार उनको फ़ोन लगा देती है और वो पीछे से गाड़ी से पिछले बैक डोर से अंदर आ जाते हैं। लेकिन लोग ज़्यादा होते हैं, यानी 3 लोग वो हो गए, चौथी प्रियंका होगी। थोड़ी बहुत बात करते करते फुसर-वुसर करते हुए योगेश की आँख खुल जाती है और योगेश को लगता है कि ऐसे कुछ अनजान लोग घर में आए हुए हैं, तो वो एकदम उठ बैठ खड़ा होता है और जैसे ही उठ बैठ और खड़ा होता है तो प्रियंका डर जाती है और प्रियंका को लगता है कि अब इसको सारे कांड का पता चल गया है, अब ये हमें किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसका मारना जरूरी है। वो 4 होते हैं, वो 1 होते हैं, उसको ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसको इंजेक्शन देने का बेहोशी का कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं तो सुई टूट जाती है। दूसरी सिरिंज चढ़ाता है, सिरिंज में सुई चढ़ाता है सोनू, वो भी सुई टूट जाती है। अब उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। अब उनको लगने लग गया कि अगर अब इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये हम सभी को मरवा देगा। अब वो क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती दबा लेते हैं और जैसे ही वो दबाते हैं तो उसका तकिया मुंह पे लगा के प्रियंका जो है पूरा साथ देती है, उसका सांस बंद कर देती है। अब कुछ ही देर फड़फड़ाने के बाद जो है योगेश की डेथ हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौत होती है तो प्रियंका इस कहानी को बदल देती है। कहती है कि इसका ज़्यादा चोट फेट कुछ आया नहीं है, ज़्यादा खून वून कहीं निकला नहीं है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, घर में सब कुछ नॉर्मल है, आप सभी लोग चले जाओ और मैं हार्ट अटैक वगैरह की स्टोरी बना करके सबको सुबह अपने आप संभाल लूँगी। और प्रियंका करती भी ऐसी ही है, जैसे ही सब लोग चले जाते हैं सफाई कर देती है, घर नॉर्मल कर देती है और आराम से जो है बैठी रहती है सुबह होने तक है। और सुबह उठा करके ड्रामा शुरू कर देती है, फ़ोन लगा देती है आसपास में रिश्तेदारियों में सब जगह कि जो है योगेश को हार्ट अटैक आ गया। और जब ये सारी कहानी पुलिस को पता चलती है तो पुलिस जो है इसमें 302, 506, 120 भी, 201 और 203 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। 25 लोगों की इसमें गवाही होती है। सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय को पता चलता है कि ये वास्तव में दोषी हैं और कोर्ट जो है चारों लोगों को, 2 सुपारी किलर जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे उनको और प्रियंका को इसमें 6 अगस्त 2021 को आजीवन कारावास की सजा दे देती है। उधर जो है प्रियंका के ससुर जो हैं योगेश के पापा, वो एक कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि उसकी जो पोती है, जो ख्वाहिश है, वो भी शामिल थी, क्योंकि वो भी उसी रात पहरेदार का काम कर रही थी और अपनी माँ को फोन पे बात भी कर रही थी। ये कहानी जो है ये हमें बताती है कि कैसे एक बूढ़े माँ बाप ने, जब पुलिस पीछे अपने पैर खींच चुकी थी, कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, डिटेक्टिव एजेंसी का सहारा लेकर के कैसे एक जो है अपराध को, ऐसा अपराध जो अनट्रेसेबल था, ट्रेस किया। दरअसल जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको लगता है कि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा, मैं बच जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना हर अपराध अपने आप में एक सबूत होता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देर सवेर कोई भी अपराधी बचता नहीं है, इसलिए अपराध करने से पहले हर अपराधी को सोचना चाहिए, जान लेना चाहिए कि एक न एक दिन उसका अपराध जरूर सामने आएगा और उस दिन वो जरूर फंसेगा। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस कहानी का उद्देश्य था हमारा जानकारी देना, जागरूक करना और आप भी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस तरह की घटनाओं से सभी लोग अवेयर रहें। जय हिंद, जय भारत।